हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने इस तरीके से सेलेक्ट किए हैं कि क्वेश्चन चाहे एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के दे दिया जाए, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो मैं सभी क्वेश्चन के साथ में ही आपको बताऊंगा। तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु नहीं है? प्रदीप्त वस्तु कौन सी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं सूर्य, बल्ब, चंद्रमा, तारे। अब पहले देखो हम समझ लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और जो प्रदीप्त वस्तु नहीं होती तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक, प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती हैं जो अपने प्रकाश से चमकती हैं, जो अपने प्रकाश से चमकती है, वे क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो अपने प्रकाश से ना चमक इन मतलब जो प्रदीप्त वस्तु होती है उनके प्रकाश से चमकती है उनको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो इसमें देखो सूर्य, अब सूर्य तो अपने प्रकाश से चमकता है तो ये तो प्रदीप्त वस्तु है। बल्ब भी अपने प्रकाश से चमकता है इसलिए ये भी प्रदीप्त वस्तु है। और तारे भी अपने प्रकाश से चमकते हैं इसलिए ये भी प्रदीप्त वस्तु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब चंद्रमा हमें दिखाई देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी और एक हल्की गेंद, एक भारी गेंद है और एक हल्की गेंद है, इनके रेखीय संवेग एक समान है। कैसे? रेखीय संवेग क्या है इनके? एक जैसे हैं, एक समान है। तो किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? अब देखो, एक तो हमारे पास भारी गेंद है, भारी गेंद को मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया, हैवी गेंद हो गई है। ठीक है, एक हमारे पास हल्की गेंद है, तो हल्की गेंद को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? भारी गेंद को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, भारी गेंद। ठीक है, और हल्की गेंद को मैं एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हल्की गेंद। ठीक, अब देखो इनके जो रेखीय संवेग हैं वो बराबर दे रखे हैं। रेखीय संवेग मतलब इसका भी पी है रेखीय संवेग, इसका भी पी है। ठीक, अब उसने कहा इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब गतिज ऊर्जा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। गतिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ठीक है, अब भारी गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, भारी गेंद का द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा। अब मैंने मान लिया इनका जो संवेग है वो 100 है। कितना है? 100। संवेग कितना है? 100। तो इसका भी 100 होगा, हल्की गेंद का भी 100 होगा, भारी गेंद का भी 100 होगा, क्योंकि दोनों के रेखीय संवेग तो उसने क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं। अब देखो मैंने मान लिया जो भारी गेंद है वो 10 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम की। और जो हल्की गेंद है वो 5 किलोग्राम की है। कितने की? 5 किलोग्राम की। ठीक है, अब देखो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस तरीके से डिपेंड करती है संवेग पर? तो ये करती है p²/2m, इस तरीके से तो डिपेंड करती है। अब देखो p तो दोनों के लिए क्या है? बराबर है। तो जिसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। कैसे? देखो अगर हम भारी गेंद की बात करते हैं तो देखो इस फॉर्मूले में भारी गेंद के लिए वैल्यू रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 100 गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा और 10। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट जाएगी और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो यानी इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ गया? 500 जूल। तो ये आ गई भारी गेंद के लिए। किसके लिए? भारी गेंद के लिए 500 जूल की गतिज ऊर्जा। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो रेखीय संवेग तो यहाँ पर भी कितना है? 100। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 100 गुणा में 100 और बटे में 2 गुणा द्रव्यमान यहाँ पर कितना है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और 10 से यहाँ पर 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसकी गुणा करेंगे इससे, 100 से 10 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1000 जूल। तो यानी जो हल्की गेंद है, हल्की, देखो जो हल्की गेंद है उसकी गतिज ऊर्जा 1000 आई है और जो भारी गेंद है उसकी गतिज ऊर्जा 500 जूल आई है। तो कौन सा सही आंसर है? तो हल्की गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्र से बाहर का देखने के लिए, जो पनडुब्बी होती हैं वे समुद्र में चलती हैं, तो समुद्र से जो हो बाहर देखने के लिए इसमें एक यंत्र लगाया जाता है, जिससे कि मान लो जैसे दुश्मन होते हैं उनके जहाज
कहाँ पर उनके जहाज हैं, क्या ये उनकी स्थिति है, कहाँ पर पहुँच चुके हैं वे, ठीक। ये सब देखने के लिए क्या किया जाता है, समुद्र पनडुब्बियों में जो हो एक यंत्र लगाया जाता है। तो उस यंत्र का क्या नाम है, ठीक है। तो उस यंत्र का नाम है ऑप्शन नंबर बी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप लगाया जाता है पनडुब्बियों में समुद्र से बाहर देखने के लिए, ठीक है। अब ये किस प्रकार का यंत्र होता है, देखो ये इस तरीके का यंत्र होता है कि इसमें जैसे मान लो ये हमारी क्या है, यहाँ पे ये हमारी पनडुब्बी है, ठीक है। ये हमारी पनडुब्बी है, ये समुद्र के अंदर है यहाँ पर, ठीक, समुद्र के अंदर है ये। तो यहाँ पर इस पर जो है यहाँ पर एक इस तरीके का यंत्र लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर एक इस तरीके का यंत्र लगाया जाएगा कि इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो देख रहा है, ठीक है। तो ये हमने यंत्र लगा दिया और इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसकी क्या होती है, संरचना, ठीक। इसमें दो दर्पण लगे हुए होते हैं, दो दर्पण कैसे वाले होते हैं वे दर्पण, वे दोनों समतल दर्पण होते हैं। ये इस तरीके से दर्पण लगे होते हैं, दोनों एकदम समांतर लगे हुए होते हैं। और अगर इनका कोण पूछा जाए कितने कोण पर लगे हुए होते हैं, तो ये 45 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या लगा दिया हमने, दर्पण। तो देखिएगा जैसे इधर क्या होगा, जैसे ही इधर दुश्मन का जहाज आएगा, क्या आएगा, दुश्मन का जहाज आएगा, ठीक है। ये दुश्मन का क्या हो गया, जहाज हो गया, ठीक। तो जैसे ही जहाज आएगा तो वो जहाज जो हो उस जहाज से जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं वो इस दर्पण से टकराएंगी, और इस दर्पण से टकरा कर फिर ये जो किरणें हैं वो कहाँ चलेंगी, इस वाले दर्पण पर, ठीक है। और इस दर्पण से टकरा कर जो यहाँ पर पनडुब्बी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको जो हो वो जहाज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का यंत्र होता है पेरिस्कोप। कार्डियोस्कोप एक खिलौने के टाइप का होता है, ये एक खिलौने के टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 क्या होते हैं, समतल दर्पण इस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। दो साइड से लगाए जाते हैं, एक नीचे से लगाया जाता है, ठीक। दोनों साइड को कार्ड बॉक्स से बंद करके इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ हरे कलर के पत्थर या चूड़ियाँ वगैरह डाल दी जाती हैं और दोनों साइड से छिद्र कर दिया जाता है। एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है, दूसरी तरफ से रंग बिरंगा प्रकाश निकलता है। तो ये होता है कार्डियोस्कोप, ठीक है। और टेलीस्कोप का हम यूज करते हैं दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सभी को टेलीस्कोप, ये एक दूरबीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रकाशीय अभिक्रिया पौधों के निम्न में से किस भाग में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसको हम स्ट्रोमा या फिर पीठिका के नाम से भी ये कई बार आरआरबी ने पूछा है, ठीक है, कि अप्रकाशीय अभिक्रिया पौधे के किस भाग में होती है। ऑप्शन में स्ट्रोमा ना देकर पीठिका दे देता है, तो स्ट्रोमा को ही पीठिका बोलते हैं, ठीक है। और जो ग्रैनम या ग्रैना होता है, इसमें होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोली जिसका वेग कितना 10 मीटर पर सेकंड है, एक बॉक्स पर दागी जाती है। कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, वो लकड़ी का, लोहे का, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये बॉक्स और इधर से ये एक क्या गोली, इधर से ये एक गोली इधर चलाई जा रही है, ठीक है, ठीक। तो ये गोली का वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जो हो इधर की साइड ये दागी जा रही है, ठीक। तो ये गोली इस बॉक्स में 5 सेंटीमीटर की दूरी तक जाती है, मतलब यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी और इस बॉक्स के अंदर चली जाएगी, और फिर क्या होगी, ये रुक जाएगी। यहाँ जाकर हमने मान लिया कि ये क्या है, गोली रुक गई। तो बॉक्स में गोली का मंदन क्या होगा, मंदन त्वरण को ही बोलते हैं, लेकिन ये माइनस का होता है हमेशा। किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये कम होता चला जाता है। जो कम होता है उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बढ़ता है उसको हम त्वरण बोलते हैं, उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक तो यू की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड जो गोली का वेग दिया हुआ है, और गोली बक्से में प्रवेश करके रुक गई, यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया, 0। और गोली जो हो कितनी दूरी इसने तय की, यानी एस की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5 बटे कितना आ जाएगा, 100, 5/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये हमारा एस आ गया, ठीक है, दूरी आ गई। अब यू, वी, एस, और हमें यहाँ पर निकालना है ए, मंदन, ठीक है। तो इन सभी में हमने पढ़ा गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस लेंगे यहाँ पर और 2as, ठीक है, 2as। v की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a की वैल्यू हमको निकालनी है, और s की वैल्यू कितनी है, 5/100। 5 से काटेंगे 100 को कितना आ जाएगा, 20,
और 2 से काटेंगे 20 को, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पाएगा हमारे पास, देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, और बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस माइनस ऊपर बचेगा a, और बटे में आ जाएगा कितना 10। ये माइनस में हो पोर्शन इधर ले जाएंगे इसको उठाकर, तो a/10 बराबर कितना आ जाएगा 100, और 10 की इधर गुणा करने पर a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें क्या होगा मंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। अब पहली बात देखो, असंतृप्त क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वे यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और संतृप्त यौगिक कौन से कहलाते हैं, जिनमें होता है सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त यौगिक, बाकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक। तो एथेन, एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये तो हमारा सही आंसर होने का नहीं, क्योंकि उसने कहा असंतृप्त, तो ये तो हो जाएगा हमारा संतृप्त। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा संतृप्त। दूसरी बात करते हैं प्रोपेन की, तो प्रोपेन के लिए होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा संतृप्त यौगिक। एथिलीन, एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा संतृप्त यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके अपचयन के फलस्वरूप शर्करा, शर्करा का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, तो किसके अपचयन के परिणाम स्वरूप शर्करा का निर्माण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को ऑप्शन नंबर बी चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, वेग क्या होता है, तो वेग होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, परिवर्तन की दर। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर। और बल, बल क्या होता है, बल होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानों में मकान की छत का उड़ जाना किस पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बर्नौली की प्रमेय पर, बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, जो तूफानों में मकान की छतें उड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जैसा खाना बनाते हैं तो बर्तन की जो तली है वो बाहर से मतलब नीचे की साइड से, ठीक है, क्या हो रही है, काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए ईंधन आर्द्र है, मतलब ईंधन आर्द्र का मतलब नमी है, ईंधन में गीला है। ऑप्शन बी दिया हुआ है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन सी दिया हुआ है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो ईंधन में पाया जाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, और कार्बन का मतलब ही क्या होता है, काला। ठीक है, कार्बन का मतलब ही क्या होता है, काला। ठीक, तो जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो जितना ईंधन जल रहा है वो तो जो बर्तन की तली है उसको काला नहीं करेगा, लेकिन जो नहीं जल रहा है वो बर्तन की तली को कैसा कर देगा, काला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्च का परीक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। मतलब किसी भी जो हमारे पास सब्सटेंस पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसमें स्टार्च है या नहीं है। ठीक है, तो उसका परीक्षण हम किस प्रकार किसके द्वारा से करेंगे, क्लोरीन के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा, या फिर आयोडीन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आयोडीन के द्वारा स्टार्च का परीक्षण किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे हमारे पास मान लो ये आलू हो, कटा हुआ भाग है इसका, ठीक है, तो हम आलू के कटे हुए भाग को क्या करेंगे, 2-3 बूंद जो हों क्या डाल लेंगे यहाँ पर, किसकी डाल लेंगे, आयोडीन की डाल लेंगे। तो आयोडीन की 2-3 बूंद डालने पर इसका जो यहाँ से रंग है वो कैसा हो जाएगा, हल्का लाल, और कैसा, सॉरी लाल नहीं, गहरा पीला, गहरा नीला, सॉरी गहरा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाकू है, क्या है, चाकू, जिसका क्षेत्रफल दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर स्क्वायर। इस एक कद्दू को काटने के लिए, कोई एक कद्दू है, ठीक है, उसको काटने के लिए कद्दू पर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब जो है आरोपित किया जाता है। दाब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो चाकू पर लगाया गया बल कितना, यानी एफ की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल, पी बराबर फॉर्मूला होता है एफ बटे ए, ठीक है। तो ए की इधर मल्टीप्लाई करने पर एफ का फॉर्मूला आ जाएगा पी गुणा ए। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, ए की वैल्यू कितनी है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, और एक अंक से पहला पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 न्यूटन का बल लगाया जाएगा किस पर, चाकू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाए तब यह किसे सूचित करता है। देखो बैरोमीटर, पहली बात तो बैरोमीटर किसे कहते हैं, बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा दाब मापा जाता है। क्या, दाब। अब देखो बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो अचानक से क्या हो गई, कम। तो अचानक से कम हो गई, इसका मतलब दाब क्या हो गया, कम। दाब क्या हो गया, कम। अगर अचानक से क्या हो रहा, गिर रही है जो रीडिंग है बैरोमीटर की, इसका मतलब क्या है कि जो दाब है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब जो हवाएं होती हैं वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं, अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं हवाएं, ठीक है। जहाँ पर अधिक दाब हो उससे कम दाब की ओर चलेंगी हवाएं, ठीक है। तो देखो दाब क्या हो गया, कम। जहाँ हमने बैरोमीटर से क्या किया, नापा, ठीक है। तो दाब वहाँ पर क्या हो गया, हमारा कम हो गया। तो दाब कम हो गया तो जो हवाएं हैं वो, जैसे मान लो यहाँ पर इस क्षेत्र में दाब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में दाब क्या हो गया, कम, और यहाँ पर क्या है, दाब अधिक। तो यहाँ वाली जो हवाएं हैं वो इस क्षेत्र में तेजी के साथ भागेंगी इस दाब को पूरा करने के लिए। तो सब जगह की जो आसपास की इसकी हवा है जहाँ पर दाब क्या है, अधिक है, वो यहीं पर आ जाएंगी। तो यहीं पर आ जाएंगी तो यानी कि बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में हवाएं आएंगी, और जो ज़्यादा तेज मात्रा में हवा होती है उसको हम बोलते हैं तूफान। तो यानी कि बैरोमीटर का अगर तापमान अचानक से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये तूफान को सूचित करता है कि तूफान आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कॉपर, यानी कि जिसको तांबा बोलते हैं, इसका अयस्क है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैलेकाइट। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है। और जो बॉक्साइट और क्रायोलाइट हैं ये दोनों एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार निम्न में से किसके बराबर है। देखो बार और पास्कल दोनों ही दाब के मात्रक है, किसके, दाब के। लेकिन जो पास्कल होता है वो छोटा मात्रक होता है, वो ऐसा ही मात्रक होता है। बार जो होता है वो बड़ा मात्रक होता है। बड़ा और छोटा कैसे, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। मीटर ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन दूरी को हम किलोमीटर में भी नापते हैं, तो किलोमीटर इसका बड़ा मात्रक हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बार क्या हो गया, बड़ा मात्रक हो गया दाब का। तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक पाया जाता है किसमें, इंसुलिन में, ठीक। मैग्नीशियम की हम बात करें तो जो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। और जो हमारा रक्त होता है, खून में जो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, आयरन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बल हैं वो एक ही वस्तु पर समान दिशा में लगाए जाए। वो ध्यान से पढ़ो, दो बल है हमारे पास, एक 10 न्यूटन का है, एक 20 न्यूटन का है। वो एक ही वस्तु पर एक समान दिशा में ही लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो ये एक हमारे पास क्या है, जैसा मान लो ये हमारे पास कार है, क्या है, कार, ठीक है। ये क्या वैसे तो ये बस बन गई, ठीक है, बस ही मान लो। ये हमारे पास क्या है, एक बस है, ठीक। अब इस पर देखो एक 10 न्यूटन का इधर से बल लगाया गया, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और दूसरा भी इधर की साइड को समान दिशा का मतलब दूसरा भी इधर को ही लगाया जा रहा है, तो ये 20 न्यूटन का बल हो गया, ठीक। तो जब दोनों एक ही साइड को बल लगाए जा रहे हैं तब उसने कहा कि वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा। तो देखो जब दोनों ही एक साइड को लगाए जा रहे हैं बल, तो कुल का मतलब टोटल हो जाएगा, इनका जुड़ जाएंगे दोनों, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ की दोनों हथेलियों में हड्डियों की संख्या होती है। हाथ की दोनों हथेलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 54 हड्डियां होती हैं हाथ की दोनों हथेलियों में। 24 हड्डी किस में होती है, तो ये होती है किस में, पसली में। 24 हड्डी किस में पाई जाती है, पसली में। और 52 हड्डी किस में होती हैं, जो पैर के तलवे होते हैं, दोनों पैर के तलवों में, ठीक है,
तलवों का मतलब यहाँ पर दोनों पैरों के, ठीक है, दोनों पैरों के तलवे में 52 हड्डी पाई जाती है। और जो 29 हड्डी किस में पाई जाती है, 29 हड्डी होती है खोपड़ी, खोपड़ी में हड्डी की संख्या होती है 29, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु को अधिकतम क्षैतिज परास तक फेंकने के लिए कितने कोण पर फेंकना होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा अगर सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षैतिज परास, क्षैतिज परास का मतलब क्षैतिज दूरी तक फेंकना है। जो अभी हमारे एथलेटिक हैं, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, नीरज चोपड़ा, अगर उनको भाला जो हो और भी ज़्यादा दूर तक फेंक कर मारना है तो उन्हें 45 डिग्री के कोण पर फेंक कर मारना होगा, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि देखो क्षैतिज परास आर का सूत्र होता है क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पर u वेग, तो यानी कि u क्या है यहाँ पर चाल, और g क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो चाल तो देखो जो जितनी भी स्पीड से वे फेंकेंगे, ठीक है, वो तो उनकी पूरी की पूरी स्पीड होगी होगी, ठीक है। मान लो अगर वे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही तो फेंकेंगे, कोई चाल थोड़ा ही ना चेंज होगी। और जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान है ये भी 9.8 ही रहेगा। तो सब कुछ ये जो क्षैतिज परास है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, थीटा पर। किस पर? थीटा पर। यानी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो साइन 2 थीटा का मान जब 1 होगा तभी आर का हमें मान जो हो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, और साइन में एक वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो इधर क्या हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट जाएगा तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर फेंक कर मारना होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा अधिकतम जो है हमें क्षैतिज परास चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या बनता है? देखो बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं Cl2। तो गैस प्रवाहित करने पर हमारे पास बनेगा CaOCl2। क्या बनेगा, CaOCl2, और प्लस में निकल जाएगा जल, ठीक है। हालांकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर उत्पाद बना इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका व्यापारिक नाम होता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो बनने वाला उत्पाद क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, POP। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O। रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो गया। और खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही साइंस को और प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।